धन्यवाद। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग। कैसे हो प्यारे बच्चों? गुड सर। गुड सर। गुड। चलिए थोड़ा ज्वाइन करने देते हैं बच्चों में। जो आपके मैं आप जो भी बच्चे व्हाट्सएप वगैरह करते हैं, मुझे आई थिंक वो आपके पर्सनल नंबर है या पेरेंट्स के नंबर है। जैसे मैं वन बाय वैष्णवी आपसे बात करूं बेटा तो सर पर्सनल नंबर है। चलिए, मतलब मैं कभी आपको इस नंबर पे ही कॉल करूं तो ये आप ही पिक करेंगी। किस टाइमिंग पे आप स्कूल टाइमिंग को फोन थोड़ी पिक कर पाएंगे? सर एक्चुअली मेरा डमी है, स्कूल नहीं है तो। ओके ओके बेटा, ठीक है। चलिए तो आप एक काम कीजिएगा बच्चों, जो भी मुझे व्हाट्सएप करते हैं, आपका नाम, आपकी पीएसआईडी और आपके जो भी आपने एफटी अपेयर किए लास्ट 2 या 3 एफटी जो भी आपने अपेयर किए उनके मार्क्स मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है बच्चों, क्या क्या करना है? आपका नेम, आपकी पीएसआईडी और आपके लास्ट 2 एफटीज के मार्क्स। ठीक है, ये आप मुझे मैक्स मैसेज कर देना। ठीक है, मैं इनको एनालाइज करूंगा एक बार और फिर हम ये चेक करेंगे कि नेक्स्ट एफटी में एटलीस्ट आपका क्या टारगेट होना चाहिए। देखो हमें क्या है, धीरे धीरे करके हमारे मार्क्स को इम्प्रूव करना है। जैसे मान लीजिए 360 का एफटी होता है आपका, किसी बच्चे का मान लीजिए स्कोर आ रहा है 250, किसी बच्चे का स्कोर आया 250। अब हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि धीरे धीरे उस स्कोर को हम कैसे बढ़ाएं, कैसे 250 से 270 तक लाया जाए। नेक्स्ट एफटी के लिए हम 20 मार्क्स एक्स्ट्रा लाने का टारगेट बनाते हैं। तो ऐसी क्या क्या गलतियां हैं या ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिनको अवॉइड करके, गलतियों को अवॉइड करके या कुछ एक्स्ट्रा वर्क करके मैं एटलीस्ट 20 मार्क्स में मेरे इंप्रूव करूं। फिर उसके बाद अगले एफटी में मैं फिर से इंप्रूव करूंगा 20 मार्क्स का। तो धीरे धीरे करके मैं खुद को जो 360 में से 340 या 350 तक की रेंज में ले आऊं, वहां तक लाके फिर मेरे को उस मार्क्स को मेंटेन करके रखना है बच्चों। तो ये प्रोसेस हम डेवलप करेंगे अब। ठीक है, तो आप सब क्या करेंगे, अपना नेम, पीएसआईडी और लास्ट 2 एफटी के मार्क्स मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, बैच भी मेंशन कर देना एक बार के लिए, टीआर ऑन बैच भी मेंशन कर देना। ठीक है बच्चों, ओके सर। ओके सर। उसी के बिहाफ पे मैं हम डिस्कस करके, मैं खुद डिस्कस नहीं करूंगा, आप और हम आपस में डिस्कस करके आपके लिए नेक्स्ट टारगेट भी डिसाइड करेंगे कि नहीं आपके इतने मार्क्स चल रहे तो नेक्स्ट आपको एटलीस्ट इतने के लिए फाइट करनी रहेगी। ठीक है बच्चों, तो ये आज ही करना है आपको, ये सब काम आज ही भेजना है। ठीक है, कर देंगे। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। चलिए, स्क्रीन विजिबल है आप सबको? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने नॉर्मल रिएक्शन निकालना सीखा था। नॉर्मल रिएक्शन की दो इंपॉर्टेंट बात, कि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है ये एक तो एक्शन रिएक्शन लो को फॉलो करता है। मींस दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है, सरफेस ए और सरफेस बी एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो सरफेस ए सरफेस बी पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी और सरफेस बी सरफेस ए पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। फर्स्ट बात तो ये। सेकंड बात, जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो कॉन्टेक्टिंग सरफेस है या जिस लाइन के अलोंग कॉन्टेक्ट हो रहा है उसके परपेंडिकुलरली एक्ट होती है। यस और नो? यस सर। यस। जैसे हम बात करें यहाँ पे कि ये ब्लॉक और ग्राउंड, ये इनकी कॉन्टेक्टिंग सरफेस हो गई, यहाँ कॉन्टेक्ट, तो जिस लाइन के अलोंग ये एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट हो रहे हैं उसके परपेंडिकुलरली नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होती है और दोनों सरफेसेस पे नॉर्मल रिएक्शन लगती है। इंक्लाइंड प्लेन के केस में भी हमने बात किया कि इंक्लाइंड ब्लॉक, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का, तो इस ब्लॉक पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी वो कॉन्टेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलरली लग जाएगी इस तरीके से, और ये ब्लॉक भी इस इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा कुछ इस तरीके से। चलिए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं, जहां पे हम क्या करेंगे बेसिकली, एक्सक्यूज वहां पे मी सर। बोलिए बेटा।
Sir, can you please reshare your screen? क्यों बेटा? बच्चों फिर से रिपीट कर देता हूं, आज आपको मुझे टेक्स्ट करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, योर नेम, योर पीस आईडी, योर बैच एंड मार्क्स ऑफ योर लास्ट 2 एफटीज, लास्ट 2 एफटी के आपको मार्क्स भी मैसेज करने हैं। ठीक है बच्चों, इन केस किसी ने नहीं सुना हो तो। अब विजिबल है बेटा स्क्रीन? Yes, sir. चलिए, तो ये जो एंगल निकालना हमने कल सीखा था, mg के दो कंपोनेंट करना सीखे थे बच्चों हम, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। mg cos थीटा था कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, mg sin थीटा था कंपोनेंट अलोंग द सरफेस। ये करना सीख लिया था बच्चों आपने? Yes, sir. यस। चलिए, तो आज कुछ एग्जाम्पल करते हैं इंक्लाइंड प्लेन से रिलेटेड ही। चलिए, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक बॉक्स रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है। ब्लॉक का वेट है 10 न्यूटन, 10 केजी। टेन केजी का ब्लॉक इस इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर दिस प्लेन इज 30 डिग्री। We need to calculate the normal reaction. ये यहाँ पे रखा हुआ है, आपको नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। कीजिएगा बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी अगर ये 30 डिग्री के इंक्लिनेशन के इंक्लाइंड प्लेन पे 10 केजी का ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इस ब्लॉक पे कितनी नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, बताइएगा। यहां से आप देख सकते हैं कि n और mg एक दूसरे के म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन में है, और जो n होता है वो mg कोस थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा। अगर इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, कौन सी डायरेक्शन? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्शन में अगर कोई मोशन नहीं हो रहा तो n mg के बराबर हो जाएगा, और n ही हमारी नॉर्मल रिएक्शन है। इसी को यूज करते हुए व्हाट विल बी द नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय इंक्लाइंड प्लेन ऑन द ब्लॉक, कैलकुलेट कीजिए। So done. 50 डन। क्या आया बेटा? So 50√3. 50√3। बाकी बच्चों के क्या आंसर्स आ रहे हैं? Yes, Yes, sir. the same It's the answer. same. सेम 50√3। वेरी गुड बच्चों। चलिए, तो फ्री बॉडी डायग्राम हम अगर बनाए तो ब्लॉक एम पे, इस ब्लॉक पे mg एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा कुछ इधर की तरफ। अब अगर हम यहाँ पे देखें mg को, तो mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा अलोंग द प्लेन। जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा वो क्या हो जाएगा? mg कोस थीटा। तो ये हो जाएगा mg कोस 30। mg कोस 30 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 10 इंटू कोस 30, जो कि होता है √3/2, जिसे हम लिख सकते हैं 50√3। तो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज 50√3। चलिए, जो कंपोनेंट अलोंग द प्लेन होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? mg sin थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 10 इंटू साइन 30 1/2, डेट इज 50 न्यूटन। अब बच्चों यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारा ब्लॉक है वो, अगर ये प्लेन स्मूथ भी हुआ तो भी क्या ब्लॉक मेरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा? इस डायरेक्शन में जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस डायरेक्शन में तो ब्लॉक मेरा मूव कर ही नहीं रहा। और जिस डायरेक्शन में ब्लॉक नहीं मूव कर रहा
उस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होते हैं, नेट फोर्स 0 होते हैं। मींस N इज इक्वल टू mg cos 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 50√3 न्यूटन। तो 50√3 न्यूटन की यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रही है। चलिए अब अगर मैं बात करूं कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो अलोंग द प्लेन ब्लॉक पे फोर्स एक्ट है mg sin 30 या फिर 50 न्यूटन का, और ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, हाँ या ना? क्या 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है अलोंग द प्लेन, Yes, sir. क्या वो बैलेंस हो रहा है? नहीं। और अगर ये No, sir. अनबैलेंस्ड फोर्स है तो ये एक्सेलरेशन देगा। क्या एक्सेलरेशन देगा बच्चों? द एक्सेलरेशन विल बी नेट फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, सॉरी नेट फोर्स अपॉन मास, जो कि 50/10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ड्यू टू दिस कंपोनेंट ऑफ वेट mg sin 30, this particle will accelerate along the plane with acceleration 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बात? Yes, sir. यस। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों। चलिए तो अगेन ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है। For this inclined plane, angle of inclination is 30 डिग्री। ये एक ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। ब्लॉक का जो मास हमें दिया हुआ है, ये मास हमें दिया हुआ है बच्चों 10 kg का। अच्छा, इसके अलावा इस ब्लॉक पे कुछ फोर्सेस एक्ट हैं बच्चों कुछ इस तरीके से। 50 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ लगा हुआ है, 40 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है इधर की तरफ, और 85 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इधर की तरफ। तो इसको रहने देते हैं, चलिए फोर्सेस को कम कर देते हैं। टेन केजी का ब्लॉक है बच्चों, 50 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है इधर, और लेट से 80 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है इधर। ठीक है जी। अगेन यहाँ पे हमें नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। 30 डिग्री एंगल के इंक्लिनेशन वाले एक इंक्लाइंड प्लेन पे 10 केजी का ब्लॉक रखा हुआ है, उस पे दो एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स एक्ट है, 50 न्यूटन का और 80 न्यूटन का। 50 न्यूटन का अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड एक्ट है, 80 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है अलोंग द प्लेन अपवर्ड डायरेक्शन में। वी नीड टू कैलकुलेट द नॉर्मल रिएक्शन एंड द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। चलिए सोल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम की बात। यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्लॉक पे दो फोर्स 50 और 80 एज इट इज लगे हुए हैं। अगर मैं बात करूं mg की, तो mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे बच्चों। mg लग रहा है कितना, mg की पहले वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 न्यूटन। यस और नो? Yes, sir.
अच्छा, mg Yes, की sir. वैल्यू 100 न्यूटन होगी। mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे बच्चों, एक अलोंग द प्लेन, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जो कंपोनेंट होगा अलोंग द प्लेन, उसकी वैल्यू क्या आने वाली है? यू कैन वॉच फ्रॉम प्रीवियस एग्जाम्पल। प्रीवियस एग्जाम्पल में भी वेट 100 न्यूटन ही था, तो क्या आ रहा था? अलोंग द प्लेन 50 न्यूटन आ रहा था। तो यहाँ पे अलोंग द प्लेन जो वेट का कंपोनेंट है वो आ जाएगा 50 न्यूटन, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो होगा कंपोनेंट वो आ जाएगा 50√3 न्यूटन। यस और नो? Yes, sir. बोलिए बच्चों, है ना? दोनों कंपोनेंट निकालिए वेट के, अलोंग द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। चलिए, नॉर्मल रिएक्शन लगेगी इधर की डायरेक्शन में। चलिए, तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो जाएगी? mg cos थीटा के बराबर, जो कि हो जाएगी 50√3 न्यूटन। ठीक है, यस और नो? Yes, sir. यस। चलिए, अब अलोंग द प्लेन अगर नेट फोर्स देखे तो कितना हो जाएगा बच्चों? नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक अलोंग द प्लेन, इज इट 50 + 50 - 80? that will be equals to 20 न्यूटन। और अगर 20 न्यूटन का नेट फोर्स आ रहा है तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन हो जाएगा 20/10, एंड इट विल बी इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पार्टिकल या ब्लॉक किस एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट होगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से पार्टिकल एक्सीलरेट हो रहा होगा। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. यस। चलिए, इसमें एक अभी जो हमने फोर्स लगाए बच्चों, वो या तो इंक्लाइंड अलोंग द प्लेन या अपोजिट टू द प्लेन लगाए। अब अगर मैं इस ब्लॉक पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दूं कुछ इस तरीके से, देखिएगा, ये इंक्लाइंड प्लेन पे ये ब्लॉक हमने रख दिया। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम रख देते हैं 37 डिग्री। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है। मास ऑफ ब्लॉक अगेन 10 kg है, और इस ब्लॉक पे एक 40 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स मैंने अप्लाई कर दिया है कुछ इस तरीके से। एक 40 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। इस सिचुएशन के लिए वी नीड टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, कैलकुलेट एक्सीलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन। एक्सीलरेशन और नॉर्मल रिएक्शन आपको कैलकुलेट करनी है। देखिएगा बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। सिचुएशन देख लीजिए। अब अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बच्चों, तो वापस से जो mg एक्ट कर रहा है, देखो, सबसे पहली बात, हम जो भी फोर्सेस लेंगे यहाँ पे, या तो अलोंग द प्लेन लेंगे या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ले रहे हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, जो भी sir. फोर्स लग रहे हैं अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ले रहे हैं। तो अब भी वही कोशिश करेंगे। mg की वैल्यू हो जाएगी 100 न्यूटन, और ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन n। और फोर्स F को मैं थोड़ा सा क्या इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? पहले भी वहां लग रहा था, अब ऐसे लगा देता हूं। कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है? No, sir. नो। तो बेसिकली अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बॉडी पे तीन फोर्सेस N 40 न्यूटन और ये 100 न्यूटन, तीन फोर्सेस लग रहे हैं। जो नॉर्मल है, नॉर्मल तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन लग रहा है, पर जो 40 न्यूटन है और जो 100 न्यूटन है, ये एक्चुअल में क्या हो रहे हैं? ये ना तो अलोंग है ना परपेंडिकुलर है। तो हम इन्हें रिजोल्व कर देते हैं।
हम इन दोनों फोर्सेस को रिजोल्व कर देते हैं अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखिएगा कैसे करेंगे। चलिए, ये कंपोनेंट हो गया mg का अलोंग द प्लेन, ये कंपोनेंट हो गया mg का परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सेम इधर ही कंपोनेंट हो जाएगा F40 न्यूटन वाले फोर्स का अलोंग द प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन, और ये हो जाएगा अलोंग द प्लेन। ठीक है जी। चलिए, 100 न्यूटन जो कि mg की वजह से आया है, उसका बच्चों अलोंग द प्लेन कंपोनेंट कितना हो जाएगा? क्या ये 100 साइन 37 डिग्री होने वाला है? द कंपोनेंट ऑफ mg अलोंग द प्लेन Yes, sir. 100 साइन 37 और 100 Yes, sir. साइन 37 की वैल्यू हो जाएगी 3/5, जो कि होता है बच्चों 60। सिमिलरली 100 न्यूटन का परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंपोनेंट निकालेंगे, इट विल बी 100 cos 37 and it will be equals to 100 into 4/5 and it will be 80 न्यूटन। चलिए, तो वेट को तो कर लिया हमने रिजोल्व along the plane and perpendicular to the plane. Now it's time to resolve 40 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स। 40 न्यूटन के एक्सटर्नल फोर्स को रिजोल्व करेंगे अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। सबसे पहले एंगल डिफाइन कर लेते हैं। क्या ये एंगल हो जाएगा बच्चों 37 डिग्री? देखिए, ये Yes, sir. 37 था, तो ये 90 माइनस 37। अब ये और ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ये 90 माइनस 37 मतलब ये 53 हुआ, तो ये 37 बच गया। मतलब ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 40 cos 37। cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, सो इट विल बी 40 इंटू 4/5 एंड इट विल बी कितना हो जाएगा बच्चों? ये 32 न्यूटन। यस और नो? बोलिए, क्लियर है बात? चलिए, 40 न्यूटन का एक Yes, sir. कंपोनेंट हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और ये हो जाएगा 40 साइन 37। ये हो जाएगा 40 साइन 37। 40 साइन 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 40 इंटू 3/5 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 24 न्यूटन। तो 40 न्यूटन के फोर्स को रिजोल्व कर दिया एज 32 न्यूटन एंड 24 न्यूटन। हो गए बच्चों सारे के सारे फोर्स रिजोल्व। चलिए, तो Yes, sir. परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगर हम देखें तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ, और डाउनवर्ड लग रहा है एक 24 न्यूटन और एक 80 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन अब कितनी हो जाएगी बच्चों? एन विल बी इक्वल्स टू 24 प्लस 80 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 104 न्यूटन। यस और नो? चलिए, Yes, sir. अलोंग द प्लेन बात करें तो अलोंग द प्लेन एक फोर्स लग रहा है 32 न्यूटन का और एक फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन का। दोनों अनबैलेंस्ड हैं, तो नेट बैलेंस नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स विल बी 60 माइनस 32 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 28 न्यूटन। नेट फोर्स आ रहा है ब्लॉक पे 28 न्यूटन अलोंग द प्लेन in downward direction, so the acceleration of the block will be 28 divided by 10, that will be 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बच्चों बात? Yes, sir. वेरी गुड बेटा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन को नहीं, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन लिफ्ट। अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन लिफ्ट। अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन, जरूरी नहीं है मैन, वुमेन भी हो सकता है, इन अ लिफ्ट। तो बच्चों, आप मेले वगैरह में घूमने गए हो? कौन कौन गया है? Yes, sir. कौन सा Yes, मेला? sir. दशहरा मेला लगता है आपके यहाँ पे? Yes, sir. यस। तो दशहरे मेले में झूले वगैरह में बैठे हो आप?
Yes, sir. तो झूले वगैरह में बैठते हो आप, तो एक वो गोल सा झूला होता है, जैसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में मुझे पता नहीं है, हिंदी में तो हम उसे जनरली झूला ही बोलते हैं। merry-go-round. मेरी गो राउंड, ठीक है, वेरी गुड। मेरी गो राउंड में, तो मेरी गो राउंड में आप देखते हो कि वो रोल गोल रोटेट होता है, और जब वो ऊपर की तरफ जाता है, मतलब एक तरीके से बात करें, जब वो ऊपर की तरफ जा रहा होता हुआ कुछ ना कुछ एक्सलेशन करता होगा बच्चों, और जब वो एक्सलेट करता है या Yes. ऊपर की तरफ आता है, तो हम थोड़ा लाइट सा फील करते हैं। आपने एक्सपीरियंस की है ये चीज कि जब वो ऊपर की तरफ जाता है Yes, जल्दी से, sir. तो हम थोड़ा लाइट सा फील करते हैं। तो लाइट सा फील करता है या थोड़ा वेटलेस महसूस हमें है, बिल्कुल वेटलेस नहीं, कम वेट हम महसूस करते हैं, कम वेट फील करते हैं। उसका क्या रीजन है देखिएगा बच्चों, लिफ्ट के थ्रू हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। अपेरेंट वेट ऑफ ए मैन इन अ लिफ्ट। तो सबसे पहले केस 1 करते हैं बच्चों। तो ये स्टंट आप अपने हाउस की, सोसाइटी की लिफ्ट वगैरह में ना करें, लग सकती है आपके, सिर्फ इसको फिजिक्स में पढ़ने तक सीमित रखें। चलिए ये एक लिफ्ट बना देता Okay, हूं मैं, sir. सीरियसली लगेगा मेरी बात को। चलिए ये एक लिफ्ट है बच्चों, और एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। तो बच्चों ये मैन है, मैन लिफ्ट में खड़ा हुआ है, और मान लेते हैं लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। बच्चों अगर हम बात करें कि जब भी कोई लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है या रेस्ट पे है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों? 0. जीरो। इसका एक्सेलरेशन 0. जीरो हो जाएगा। मतलब लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है या नीचे की तरफ मूव कर रही है, और इसका एक्सेलरेशन जीरो है। बच्चों अब इसके अंदर जो मैन खड़ा हुआ है, मान लीजिए इस मैन का मास है m, मैन का मास है m। ये मास कहाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होती है लगभग, यहाँ पे इसका मास एक्ट कर रहा है इस मैन का, जो कि किधर एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ इसका मास mg एक्ट कर रहा है। चूंकि ये मैन इस लिफ्ट के फ्लोर के कांटेक्ट में है, तो ये लिफ्ट का फ्लोर इस मैन पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा ऊपर की तरफ। यस और नो? Yes, sir. वेट mg लग रहा है नीचे की तरफ, और इस पे नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू द फ्लोर ऑफ लिफ्ट एक्ट कर रहा है ऊपर की तरफ। सिंस न तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन हो रहा है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, तो मेन का भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा होगा, और जब एक्सेलरेशन नहीं हो रहे हैं तो नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। और नेट फोर्स इस पे जीरो है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं N इज इक्वल टू mg? यस और नो? Yes, sir. यस, N Yes, इज इक्वल sir. टू mg हो गया। और अगर हम बात करें कि जो नॉर्मल रिएक्शन इस पे लग रही है वो इसके वेट के बराबर है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसका जो अपेरेंट वेट होगा बच्चों, अपेरेंट वेट किसके बराबर होता है, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है। तो इसका जो अपेरेंट वेट होगा वो इसके एक्चुअल वेट के बराबर होगा। ठीक है जी। तो जब लिफ्ट रेस्ट कंडीशन में हो या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो इसका जो एक्चुअल वेट होगा वो, सॉरी, जो इसका अपेरेंट वेट होगा वो इसके एक्चुअल वेट के बराबर ही होता है। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट केस Yes, की हम sir. बात करते, नेक्स्ट केस की हम बात करते हैं। सेकंड केस, व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। चलिए डायग्राम कॉपी कर देता हूं मैं एक बार। बाकी सारी चीजें सेम, ओह सॉरी बच्चों, बाकी सारी चीजें सेम है। इस केस में लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, लिफ्ट इज एक्सीलरेटिंग
अपवर्ड। और जब बच्चों लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही होगी, देखो एन और mg इस पे एक्ट कर रहा है, बट अब इफेक्टिवली ये मेन जो है ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो देयर इज समथिंग नेट फोर्स, यस और नो, जिसकी वजह से तो ये ऊपर की तरफ Yes, एक्सेलरेट हो sir. रहा है। भाई मेन को ऊपर कौन लेके जा रहा है? इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है ऊपर की तरफ, वही इसे ऊपर की तरफ लेके जा रही है और वही इसे एक्सेलरेट कर रही है। कितने एक्सेलेरेशन से कर रही है? ए एक्सेलेरेशन से कर रही है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों मेन पे? द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मेन will be equals to n minus mg, और इस n minus mg की वजह से ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। किस एक्सेलेरेशन से? ए एक्सेलेरेशन से। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि नेट फोर्स इज इक्वल्स टू n minus mg एंड दैट विल बी इक्वल्स टू m plus a? यस और नो? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अगर ये हो गया तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ma प्लस mg, जिसे हम लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू m a प्लस जी। मतलब जो ग्राउंड जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सलेट हो रही है तो उसे कितनी नॉर्मल रिएक्शन मिल रही है? m मल्टीप्लाइड बाई a प्लस जी के बराबर नॉर्मल रिएक्शन मिल रही है। मतलब ये यहाँ पे क्या हो गया कि उसका जो अपेरेंट वेट होगा, अपेरेंट वेट किसके बराबर होता है? n के बराबर होता है। क्या यहाँ पे अपेरेंट वेट उसके एक्चुअल वेट से ज्यादा होगा? Yes, sir. क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन Yes, उसके sir. वेट से ज्यादा मिल रही है। नॉर्मल रिएक्शन वेट से ज्यादा मिल रही है तो अपेरेंट वेट नॉर्मल वेट या एक्चुअल वेट से ज्यादा मिलेगा हमें। क्लियर है बात? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट केस करते हैं। व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, लिफ्ट इज एक्सिलरेटिंग, लिफ्ट इज एक्सिलरेटिंग डाउनवर्ड। बच्चों अब लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, वेट mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर की तरफ एक्ट कर रही होगी। सिंस लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो मेन भी नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा, और उस पे जो नेट फोर्स होगा अब वो किधर की तरफ होगा बच्चों? नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? नीचे. नीचे की Downward. तरफ, Downward. डाउनवर्ड। सो एफ नेट विल बी इक्वल्स टू mg minus t, sorry mg minus n, yes or no? And this net force will be equals to ma। तो यहां से बच्चों n की वैल्यू क्या मिल जाएगी? यहां से n की वैल्यू हमें मिल जाएगी mg minus ma, जिसे हम लिख सकते हैं n इक्वल्स टू mg minus a। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि नॉर्मल रिएक्शन है, क्या ये इसके वेट से कम है बच्चों? जो नॉर्मल रिएक्शन n है वो इसके वेट से कम है, और जब नॉर्मल रिएक्शन वेट से कम हो गई तो जो अपेरेंट वेट हो जाएगा इसका, द अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी इन अ लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड विथ सम एक्सेलरेशन विल बी लेस देन इस एक्चुअल वेट। बोलो समझ में आई नहीं आई बात? Yes, sir. यस, कर लीजिए नोट इन्हें। तो 3 केस हम पढ़ चुके हैं बच्चों। पहला केस, जब लिफ्ट या तो रेस्ट पे या कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, उस टाइम बच्चों जो अपेरेंट वेट होता Sir, है वो, बोलिए बेटा। सर थर्ड केस में apparent weight कम होगा. थर्ड केस में अपेरेंट वेट कम होगा, बिल्कुल। अपेरेंट वेट इज लेस देन एक्चुअल वेट। तो फर्स्ट केस में जो अपेरेंट वेट था वो एक्चुअल वेट के बराबर था जब लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सलेट कर रही थी तो बच्चों अपेरेंट वेट क्या होगा? ज्यादा होगा या कम होगा एक्चुअल वेट से? ज्यादा होगा. ज्यादा होगा। ज्यादा. और जब लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सलेट करेगी उस वक्त अपेरेंट वेट जो होगा वो एक्चुअल वेट से कम होगा। क्लियर है बात? Yes, sir. वेरी गुड।
चलिए दो केस और पढ़ते हैं बच्चों हम। मान लीजिए लिफ्ट रिटार्ड हो रही है, क्या करते हैं, लिफ्ट रिटार्ड हो रही है, तो लिफ्ट ऊपर की तरफ भी रिटार्ड हो सकती है और लिफ्ट नीचे की तरफ भी रिटार्ड हो सकती है। चलिए फोर्थ केस हम पढ़ते हैं, लिफ्ट इज रिटार्डिंग, केस फोर्थ, लिफ्ट इज रिटार्डिंग अपवर्ड। और बच्चों रिटार्डिंग क्या होता है, रिटार्डेशन बेसिकली नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है। सो लिफ्ट इज रिटार्डिंग अपवर्ड। एक्सेलरेशन मान लेते हैं ऊपर की तरफ लिफ्ट का नेगेटिव एक्सेलरेशन, लिफ्ट का ऊपर की तरफ नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इक्वेशन नेट फोर्स के लिए, n माइनस mg विल बी इक्वल्स टू m इंटू माइनस a, यस और नो। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, n Yes, माइनस sir. mg के बराबर हो जाएगा। उसकी वजह से ये लिफ्ट रिटार्ड हो रही है, कितनी हो रही है, m माइनस a के बराबर हो रही है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि n इज इक्वल्स टू mg माइनस ma, n इज इक्वल्स टू mg माइनस a। चलिए कमेंट कीजिए बच्चों, जो अपेरेंट वेट होगा इस केस में व्हेन द लिफ्ट इज रिटार्डिंग अपवर्ड, जो इसका अपेरेंट वेट होगा वो क्या होगा, इज इट Less लेस देन than और ग्रेटर actual. देन, लेस Less देन than एक्चुअल Less than. वेट। Less. चलिए तो क्या अभी हम बात कर रहे थे मेरी गो राउंड की कि ऊपर जाते वक्त हमें थोड़ा लेस वेट फील होता है, क्या यही केस हो रहा होगा कि ऊपर जाते वक्त वो एक सडनली पहले एक्सीलरेट होता है फिर रिटार्ड होता है, तो क्या यही केस हो रहा होगा बच्चों? Yes, sir. Yes. यस। चलिए फिफ्थ केस हम करते हैं बच्चों, लिफ्ट इज रिटार्डिंग डाउनवर्ड, केस फिफ्थ, लिफ्ट इज रिटार्डिंग डाउनवर्ड। जब लिफ्ट नीचे की तरफ रिटार्ड कर रही होगी तो उस केस के लिए क्या लिख सकता हूं बच्चों में, mg माइनस n इज इक्वल टू m माइनस a, यस और नो। लिफ्ट नीचे की तरफ रिटार्ड कर रही है माइनस a से, तो mg माइनस n के बराबर नेट फोर्स हो जाएगा, उसकी वजह से m माइनस a आ जाएगा। तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगी बच्चों, यहां से नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी n इक्वल टू m g प्लस a के बराबर, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, यस। sir. और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअल वेट और सॉरी अपेरेंट वेट जो होगा वो एक्चुअल वेट से ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। क्लियर है बात? Yes, sir. यस। चलिए Yes, एक sir. बार हम थोड़ा थर्ड केस पे चलते हैं बच्चों। थर्ड केस पे क्या था, लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है किसी एक्सेलरेशन ए से, लिफ्ट इज एक्सेलेटिंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, और जो मैं वेट या अपेरेंट वेट आ रहा था, नॉर्मल रिएक्शन आ रही थी, वो एम जी माइनस ए के बराबर आ रही थी। क्या हो बच्चों, अगर लिफ्ट फ्री फॉल हो, अगर लिफ्ट फ्री फॉल हो रही होगी तो एक्सेलेरेशन जी के बराबर हो जाएगा, यस और नो? Yes, Yes, sir. लिफ्ट अगर फ्री फॉल हो रही है तो एक्सीलरेशन जी के बराबर हो जाएगा, और एक्सीलरेशन डाउनवर्ड एक्सीलरेशन अगर जी के बराबर हुआ तो बच्चों एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, Zero. जीरो। एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल वेटलेस हो जाएगा, बिल्कुल फ्री हो जाएगा, मासलेस, मासलेस नहीं बोलेंगे, बिल्कुल वेटलेस वो हो जाएगा। इसीलिए अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई है, कोई मजदूर है, कोई वर्कर है, और वह वर्कर अपने सिर पे कोई ईंट रख के बिल्डिंग से कूद जाए, ध्यान से सुनना, कोई वर्कर अपने सर पे एक ईंट रख के बिल्डिंग से कूद जाए, तो जब वो नीचे की तरफ आ रहा होगा फ्री फॉल ही हो रहा होगा बेसिकली,
Yes, sir. दोनों फ्री Yes. फॉल हो रहे हैं। और उस वक्त अगर हम बात करें तो व्हाट विल बी द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन हेड ऑफ वर्कर एंड ईट ब्रिक? जीरो हो जाएगी। यहाँ पे भी जीरो हो रही है ना, Yes, sir. यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो रही है। ये मेन लिफ्ट में आ रहा है नीचे की तरफ, फ्री फॉल हो रहा है, तो यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो रही है, वहां पे भी नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगी। इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट ही नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? Yes, sir. वेरी गुड। ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं हम। A person of mass 50 kg is in upward moving lift. A person of mass 50 kg is in upward moving lift. Find out the acceleration of lift. Find out the acceleration of lift. Find out the acceleration of lift. So that person can measure its weight. So that person can measure its weight is 600 न्यूटन। पर्सन को अपना वेट कितना मीजर होना चाहिए? 600 न्यूटन मीजर होना चाहिए। तो लिफ्ट का एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए? चलिए सेकंड केस की बात करते थे। सेकंड केस जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही थी बच्चों, तो जो नॉर्मल रिएक्शन एन मिल रही थी, क्या मिल रही थी? इट इज एम मल्टीप्लाइड बाई जी प्लस ए, यही मिल रही थी, हाँ या ना? Yes, sir. यस। जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितनी रिक्वायर्ड है? इट इज 600। दैट विल बी इक्वल टू m50 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस a। So ठीक है 2 जी, तो meter यहाँ per second. 2 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड बेटा। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 12 टाइम। सो 12 इज इक्वल टू 10 प्लस a, और यहाँ से एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट आ जाएगा 12 माइनस 10, इट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बात? Yes, sir. यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिफ्ट वाले सिस्टम के लिए। The ratio of apparent weight of a man, the ratio of apparent weight of a man when lift moving first upward, when lift moving first upward and then downward and then downward with same acceleration, with same acceleration is 5/3. Find out the value of acceleration. Find out the value of acceleration. चलिए
तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही थी और जब लिफ्ट नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रही थी, दोनों केसेस में जो अपेरेंट वेट था बच्चों क्या आ रहा है, सॉरी अपेरेंट वेट का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है, 5/3 के बराबर आ रहा है। तो हमें निकालना है वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। दोनों केसेस में जो एक्सीलरेशन था, चाहे वो अपवर्ड एक्सीलरेट हो रही हो चाहे डाउनवर्ड एक्सीलरेट हो रही हो, एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड था वो दोनों केसेस में सेम था। तो हमें एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए, तो बच्चों जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सलेट होती है तो उस केस में हमें जो नॉर्मल रिएक्शन मिलता है वो मिलता है एम एन इज इक्वल टू एम जी प्लस ए के बराबर मिलता है। ठीक है जी, पहला N1 लिख देता हूं। जब लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सलेट होती है तब हमें जो नॉर्मल रिएक्शन मिलता है वो क्या मिलता है, एम इंटू जी माइनस ए के बराबर मिलता है बच्चों, हाँ या ना। यस, यस तो बोलो, यस और नो तो बोलो भाई। Yes, sir. Yes. यस, धन्यवाद, आप सबने रिकॉग्नाइज किया। N1 अपॉन N2 की जो रेशियो में दिया हुआ है 5/3 दिया हुआ है एंड इट इज इक्वल टू एम जी प्लस ए डिवाइडेड बाई एम जी माइनस ए। एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो इट विल बी 5 मल्टीप्लाइड बाई जी माइनस ए विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई जी प्लस ए। फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5g माइनस 5a विल बी इक्वल टू 3g प्लस 3a, और ये हो जाएगा 2g इक्वल्स टू 8a, और a की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी 2g/8, जो कि हम लिख सकते हैं g/4 के बराबर। ठीक है बच्चों, तो एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट क्या हो जाएगा, g/4 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बात। Yes. Yes, sir. यस, चलिए एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए सोल्व करने के लिए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए देखिए, कीजिएगा बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। apparent weight of a man, the apparent weight the apparent weight of a man is three times three times of three times of its actual weight three times of its actual weight when lift is moving upward, when lift is moving upward. Calculate the acceleration of lift. Calculate the acceleration of lift. कीजिएगा बच्चों। The 2G. ये बच्चों आया आंसर, Yes, sir. क्या The मिला, 2G. 2g। 2G. वेरी गुड बेटा, इट्स 2g। और किस किस के आया सेम आंसर, Yes, sir. Same. सेम, वैष्णवी, उत्कर्ष,
महक, चलिए बहुत बढ़िया। यस सर। सोल्व करने की जरूरत है या स्किप करें बच्चों? सर एक बार सॉल्व कीजिए। ओके बेटा, श्योर। चलिए, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ एक्सिलरेट होती है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन हमें मिलती है इट इज एम जी प्लस ए। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सिलरेट होती है, व्हेन लिफ्ट इज एक्सिलरेटिंग अपवर्ड, चलिए, तो जो नॉर्मल है या जो अपेरेंट वेट है इट इज 3 टाइम्स द एक्चुअल वेट, that is 3 mg. So n is equals to 3 mg and it will be equals to m into g plus a. m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a equals to 3g minus g and it will be equals to 2g, जिसे हम 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, so the acceleration of lift will be 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलिए, तो ये था हमारा अपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इन अ मूविंग लिफ्ट। ये टॉपिक था, इसके कुछ क्वेश्चंस हमने सोल्व कर लिए हैं बच्चों। आई थिंक जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस है वो आप वो सोल्व कर लेना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टेक्ट। मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टेक्ट। मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टेक्ट। फर्स्ट हम बात करेंगे टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट के लिए। फर्स्ट केस हो जाएगा हमारा टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट। चलिए, मान लीजिए एक स्मूथ सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे दो ब्लॉक एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखे हुए हैं कुछ इस तरीके से। ये फर्स्ट ब्लॉक हो गया और इसी के कांटेक्ट में ये सेकंड ब्लॉक रखा हुआ है। दोनों स्मूथ सरफेस पे एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखे हुए हैं। मान लीजिए ये बॉडी है मास m1 की, ये m2 मास की बॉडीज है, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। यहाँ पे बच्चों हम m1 पे इस ब्लॉक पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगा देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगा देते हैं। ठीक है जी, इस हॉरिजॉन्टल फोर्स F के कारण ये बॉडीज मूव करेंगी बच्चों, यस और नो? यस यस सर। सर। दोनों बॉडीज एक साथ मूव करती हैं और मान लेते हैं दोनों बॉडीज एक साथ किसी एक्सेलरेशन a से मूव करेगी। दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ सेम एक्सेलरेशन a से मूव करेगी। वी नीड टू कैलकुलेट दिस एक्सेलरेशन, कि ये एक्सेलरेशन क्या होगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम पे फोर्सेस की। इस सिस्टम में कितनी बॉडीज हैं? दो बॉडीज है, बॉडी m1 बॉडी m2। हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, हम सबसे पहले इनके फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो अगर हम m1 की बात करें बच्चों, तो m1 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? m1 पे इसका वेट एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। इस पे नॉर्मल रिएक्शन n लग जाएगी, ऊपर की तरफ n1 लिख देता हूं। चलिए, उसके अलावा इस बॉडी पे m1 पे फोर्स F एक्ट कर रहा है। चलिए, और कौन सा फोर्स लगेगा बच्चों m1 पे? M2 m2 के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन। चलिए, इसका मैं नाम दे देता हूं R1। क्या नाम दे देता हूं मैं इसका? R1। तो या सिंपली R ही दे देता हूं। R इज द फोर्स अप्लाइड बाय ए बॉडी m2 ऑन m1। तो ये टोटल 4 फोर्स इस पे एक्ट कर रहे हैं बच्चों। क्या बॉडी Yes, sir. वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कर रही है? नो सर। ना, बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं कर रही है। हॉरिजॉन्टल में कर रही है, यस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। और अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा इस पे F माइनस आर। इस F माइनस आर फोर्स की वजह से ही
जो रिजल्टेंट फोर्स आया है F माइनस आर, इसकी वजह से ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है विद एक्सेलेरेशन A। तो ये क्या हो जाएगी, इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी F माइनस आर इज इक्वल टू M1A। क्लियर है बच्चों बात? यस सर। यस। चलिए अब हम बात करते हैं बॉडी M2 के लिए। जो बॉडी M2 है उस पे अगर हम फोर्सेस आइडेंटिफाई करें तो इसका वेट एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड M2G। इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी ग्राउंड की वो एक्ट कर रही है N2 ऊपर की तरफ। और एक आ जाएगा बच्चों कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन M1 एंड M2 और वो एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में R। क्लियर है बात? यस सर। यहाँ Yes, पे भी sir. अगर हम देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं N2 इज टू M2G। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है विद एक्सेलेरेशन A अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स R दैट इज इक्वल्स टू M2A। तो एक इक्वेशन हमें मिल गई ये एक्सेलेरेशन के लिए और एक इक्वेशन मिल गई ये एक्सेलेरेशन के लिए। इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में मैं पुट कर देता हूं बच्चों। तो क्या मिल जाएगा मुझे, F माइनस आर की वैल्यू क्या है M2A डेट विल बी इक्वल्स टू M1A। एंड यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी F इक्वल्स टू M1 प्लस M2A। और यहां से हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा A इक्वल्स टू F अपॉन M1 प्लस M2। समझ में आई बच्चों बात? एक्सीलरेशन कैलकुलेट हो गया हमारे सिस्टम का। बोलिए। सर एक बार फिर से बता दीजिए। एक बार फिर से बताते हैं बच्चों। सबसे पहले हमने देखा कि सिस्टम में दो बॉडीज हैं या दो मासेस हैं M1 और M2। M1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया और M2 के लिए भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। M1 पे हमने देखा टोटल 4 फोर्सेस हैं। एक खुद का वेट mg नीचे की तरफ, एक नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ग्राउंड वर्टिकली अपवर्ड, एक एक्सटर्नल फोर्स F और एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय ब्लॉक M2 R। ठीक है जी। जो नॉर्मल रिएक्शन होगी ब्लॉक M2 की वो टुवर्ड्स द ब्लॉक होती है, तो ये हो जाएगी इस डायरेक्शन में। चलिए सेकेंड हम बात करते हैं ब्लॉक M2 के लिए। ब्लॉक M2 पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो वेट नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऊपर की तरफ, और जो एक रिएक्शन फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू M1 ऑन M2 वो R लग जाएगा राइट वर्ड। चलिए इनके लिए हम इक्वेशन बना लेते हैं। सिंस हमारा ब्लॉक जो है वो राइट वर्ड मूव कर रहा है, राइट वर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, तो नेट फोर्स देख लेते हैं अलोंग द प्लेन। नेट फोर्स बॉडी 1 पे M1 ब्लॉक पे आ रहा है F माइनस आर, बॉडी 2 पे आ रहा है R। तो F माइनस आर की वजह से इसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा और ये हो जाएगा M1A के बराबर, ये हो जाएगा M2A के बराबर। यहां से R की वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन में रख दी, तो मुझे एक्सेलेरेशन मिल जाएगा A इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2। बताइए क्लियर है वो तो बात? यस सर। यस। इसे हम कह सकते हैं बच्चों ऑल्सो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स अपॉन टू M टोटल। क्लियर है बच्चों बात? Yes, sir. चलिए एक क्वेश्चन कर लें बच्चों, Yes, sir. देखिएगा। तो ये एक ब्लॉक है, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे दो ब्लॉक रखे हुए हैं। द फर्स्ट ब्लॉक इज ऑफ 2 kg and the second block is of 3 kg and a force of let's say 30 न्यूटन। एक 30 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स 2 kg के ब्लॉक पे हम लगा रहे हैं। we need to calculate the acceleration of system, we need to calculate acceleration of system। Secondly,
contact force between 2 kg and 3 kg block. Contact force between 2 kg and the 3 kg block. चलिए क्या होता है बच्चों? डन, वेरी गुड बेटा। क्या होता है बच्चों एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स इज कितना है बच्चों नेट फोर्स सिस्टम पे? 30 30 Newton. 30 Net force on the system is, what is the total mass of the system? 5 5 5 5. kg. So it is 30 by 5. So the acceleration is 6 meter per second square. Now we need to calculate the contact force between 2 kg and 3 kg block. कॉन्टेक्ट फोर्स की वैल्यू हमें निकालनी है बच्चों। हमने देखा था कि जो हमारा M2 ब्लॉक है वो किसकी वजह से मूव कर रहा है? केवल और केवल कॉन्टेक्ट फोर्स की वजह से ही ब्लॉक हमारा मूव कर रहा है। तो जो कॉन्टेक्ट फोर्स था बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक, क्या वो M2A के बराबर ही होने वाला है? Yes, sir. Yes, sir. यस। तो द कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स विल बी इक्वल 3 kg वाला ब्लॉक ओनली एंड ओनली कॉन्टेक्ट फोर्स की वजह से मूव कर रहा है, तो इट विल बी 3 इंटू एक्सेलरेशन जो कि है 6। सो द कॉन्टेक्ट फोर्स विल बी 18 न्यूटन। बोलिए बच्चों, समझ में आई बात? Yes, sir. यस। Yes, चलिए sir. ठीक है बच्चों, कल आपको क्या करना है? एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्या है क्वेश्चन देखिएगा। सेम क्वेश्चन है बच्चों, छोटी सी मैं चेंज कर देता हूं। ये लीजिए, सेम क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। यहाँ पे मैंने एक 10 न्यूटन का फोर्स और लगा दिया है। ठीक है जी, ये आपके लिए हो गया होमवर्क। अब आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम एंड व्हाट इज द कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक। ठीक है जी, ये होमवर्क करके हम कल डिस्कस करेंगे। चलिए फिर से मैं रिमाइंड करा दूं आपको कि बच्चों आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट करना है मुझे योर नेम, योर PSID एंड मार्क्स ऑफ लास्ट 2 FTs। ठीक है बच्चों, थैंक यू एवरीवन। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.